नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष शर्मा फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम हमारे सिलेबस के अनुसार जो क्लास 10th की सामाजिक की बुक है उसके अंदर 20 चैप्टर हैं। उनमें से मैंने अब तक आपको चैप्टर 14 तक का रिवीजन करवा दिया है और आज हम चैप्टर नंबर 15 और 16 का रिवीजन करेंगे कि चैप्टर नंबर 15 और 16 में से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। तो आप देखिए, चैप्टर नंबर 15 आपके भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। इस चैप्टर में से आपके सिर्फ एक प्रश्न आएगा और वो होगा 4 नंबर का। और खुशी की बात यह है कि आपके जो एक प्रश्न आएगा वो अथवा में आएगा। तो प्रश्न नंबर 1 देख के शुरुआत करते हैं कि जीवन की निम्न गुणवत्ता किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था के अविकसित स्वरूप को व्यक्त करती है। कहने का मतलब ये है कि जीवन की निम्न गुणवत्ता क्या होती है। जीवन की निम्न गुणवत्ता मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता का कमजोर होना। भारत की स्थिति में इन दोनों कारकों की दृष्टि से क्या है, पिछड़ी हुई है। और आज भी देश की लगभग 1/4 जनसंख्या क्या है, निरक्षर है, मतलब अनपढ़ है। तो इन दोनों को ही ज्ञान और शिक्षा के इस क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। अगर क्षेत्रों को हम बढ़ाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो जाएगी, अविकसित से विकसित बन जाएगी। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि अविकसित क्यों है। तो भारत में क्या है, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव है और कई देशों की तुलना में हमारे यहाँ शिक्षा का विस्तार भी क्या है, कम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस अर्थव्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको यहाँ 4 नंबर के हिसाब से लिखकर आना है। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण के लाभ बताइए। तो आपको वैश्वीकरण के लाभ भी कितने बताने हैं, 4 ही बताने हैं। तो वैश्वीकरण के लाभ क्या होते हैं कि वैश्वीकरण से क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होगी और वैश्वीकरण से उत्पादन लागतों में कमी आएगी। उत्पादन लागतों में कमी आएगी तो क्या होगा कि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा। और वैश्वीकरण से विभिन्न देशों के बीच तकनीकी सेवाओं, निवेश आदि के आदान प्रदान में भी क्या होगी, वृद्धि आएगी। और क्या होगा, और वैश्वीकरण से जो वैश्वीकरण है उसने क्या है, संपूर्ण विश्व में संसाधन के आवंटन में सुधार कर इसे अधिक क्या बना दिया है, कार्यकुशल बना दिया है। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम बोले तो तत्व क्या होते हैं। देखिए, सबसे बड़े तत्व हैं यहाँ पर वैश्वीकरण में जो तत्व होते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तुओं का मुक्त प्रवाह होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार रोक टोक नहीं चाहिए। सेवाओं का मुक्त प्रवाह होना चाहिए, पूंजी का निर्बाध प्रवाह होना चाहिए और वित्तीय बाजार श्रम का स्वतंत्र प्रवाह होना चाहिए, प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रवाह होना चाहिए और ज्ञान का प्रसार आदि को शामिल किया गया है। वो कहलाते हैं आपकी वैश्वीकरण के विभिन्न तत्व, या कह सकते हैं आप आयाम। नेक्स्ट प्रश्न है, उदारीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप और संरचना में क्या क्या परिवर्तन किए हैं। पहला परिवर्तन तो बहुत बड़ा है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था, उस समाजवादी अर्थव्यवस्था को क्या बना दिया है, वर्तमान में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बना दिया गया है। कि जो भारत की अर्थव्यवस्था वो की पूंजीवादी बना दिया गया है। और उदारीकरण से क्या हुआ, उदारीकरण से अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप में भी कमी आई है और अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक की जो दृढ़ताएं थी, मतलब जो प्रतिबंध थे, वो भी क्या हो गए, समाप्त कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को व्यक्त करने वाले जननांकीय विशेषताओं को बताइए। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का पिछड़ेपन को व्यक्त कौन करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनसंख्या का विस्तार होना, बेरोजगारी का बढ़ना, गरीबी का बढ़ना और शिक्षा का अभाव, ये सब क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था को पिछड़ेपन को व्यक्त करते हैं। जैसे कि बाल मृत्यु दर का क्या है, ऊंचा होना, शिशु मृत्यु दर का भी ऊंचा होना, है ना, और जनसंख्या का भी बढ़ना, ये सब क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को व्यक्त करने वाले तत्व हैं। अगला प्रश्न है, कौशल विकास पर टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न आपको खुद को स्वयं को हल करना है कि कौशल मतलब प्रशिक्षण, जो हम सीखते हैं वही हमारा क्या है, कौशल है। तो हर बच्चों का, सबका अलग अलग कौशल होता है। तो इस प्रश्न को आपको स्वयं को हल करना है। और फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इसका जवाब हमें नहीं मिला है, तो मैं उसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और एक प्रश्न मैं आपको इस वीडियो से और पूछने वाला हूँ, उस प्रश्न का जवाब आप सभी विद्यार्थियों को देना है।
तो आइए अभी बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 16 की ओर, जो कि देखिए चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 16 है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। तो ये भी आपके 3 नंबर का है। जैसे आपके चैप्टर नंबर 14 था उसी प्रकार 16 है, वहाँ भी 1+1+1 बराबर 3 अंक थे और यहाँ भी 3 अंक का है। देखिए पहला प्रश्न है, मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? मूल्य वृद्धि कह दो या मुद्रास्फीति कह दो या इन्फ्लेशन कह दो, किसे कहते हैं? मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है कि सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि की स्थिति जो होती है वो क्या कहलाती है? मतलब सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि होना क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। नेक्स्ट है, कीमत को परिभाषित कीजिए। सब जानते हैं कीमत क्या होती है। क्या होती है कीमत? कि किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई का मुद्रा के जितने इकाइयों के साथ विनिमय किया जाता है वही क्या कहलाती है? कीमत कहलाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, मुद्रास्फीति को मापने हेतु कौन से सूचकांक उपयोग में लाए जाते हैं? 2 लाए जाते हैं। कौन कौन से? CPI, WPI। CPI बोले तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। WPI बोले तो फुल प्राइस इंडेक्स, मतलब थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? WPI के द्वारा, मतलब थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। नेक्स्ट है, मौद्रिक उपाय किसके द्वारा लागू किए जाते हैं? किसके द्वारा? RBI के द्वारा। RBI बोले तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हाँ, आज का जो प्रश्न था यहाँ से मैं बताने वाला था आपको, यहीं से है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ध्यान से सुनिए प्रश्न को वापस से, कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। नेक्स्ट है, गरीबी को परिभाषित कीजिए। तो गरीबी सब जानते हैं कि व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, वही क्या कहलाती है? गरीबी कहलाती है। नेक्स्ट है, निरपेक्ष और व सापेक्ष गरीबी में अंतर बताइए। सब जानते हैं निरपेक्ष क्या है? वही है जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताएं बोले तो भोजन, वस्त्र, आवास को पूरा नहीं कर पाता है, वो कहलाती है निरपेक्ष। और सापेक्ष आय की असमानता ही क्या कहलाती है? सापेक्ष बेरोजगारी। हालांकि ये बड़ा टॉपिक है, ये तो आपकी 10th क्लास इस वजह से नहीं तो गरीबी बेरोजगारी पर कम से कम इन दोनों पर 1 घंटे का लेक्चर बनता है। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी मापन का प्रथम प्रयास कब व किसने किया? किसने किया? जिन्होंने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कब किया? 1868 में। नेक्स्ट है, बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए। तो बेरोजगारी क्या होती है? कार्य के समक्ष या इच्छुक व्यक्ति को रोजगार न मिलना ही क्या कहलाती है? बेरोजगारी कहलाती है। गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े कौन सी संस्था जारी करती है? कौन सी संस्था जारी करती है? NSSO, राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन। कितने वर्षों में करती है? 5 वर्षों में करती है। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी के सबसे नए अनुमान किसके द्वारा लगाए गए थे? किसके द्वारा? C रंगराजन के द्वारा। नेक्स्ट है, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक पाई जाती है? कौन सी? चक्रीय या घर्षणात्मक बेरोजगारी। अगला है, स्वतंत्रता के पश्चात गरीबी का अध्ययन करने वाले विद्वानों के नाम बताइए। कौन कौन से विद्वान थे? VM दांडेकर, नीलकंठ रथ, YK अलख। याद आ रहा है? तो ये सब क्या थे? स्वतंत्रता के पश्चात गरीबी का अध्ययन करने वाले विद्वान थे। छिपी या प्रश्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? या अदृश्य बेरोजगारी किसे कहते हैं? कि जब श्रमाधिक्य को हटा लिया जाता है तो उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे किसी खेत में 8 व्यक्ति काम कर रहे हैं और वहाँ से 3 को हटा दे तो भी उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? ये जब समग्र मांग में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। फिर लागत प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? कि लागतों में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति में गिरावट से जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है उसे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये आपके 16 प्रश्न हैं। 16 प्रश्न क्यों बनाए इस पार्ट से? क्योंकि पार्ट नंबर 16 है इसलिए 16 प्रश्न है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आऊँगा
और उस वीडियो में आपके होंगे चैप्टर नंबर 17 और 18। फिर आपका इकोनॉमिक्स पूरा हो जाएगा और हो सकता है जहाँ तक वो आपका लास्ट वीडियो हो। और उस वीडियो के बाद में हम क्लास 10th की सामाजिक की बुक चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब लिखकर भेजें। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सभी प्रश्नों के जवाब लेकर मैं आऊँगा। तो आप सभी तैयार रहें। तो आपके आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। आप सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू।